Jai Hind friends, let's start. Consider the following statement. Statement 1. The soil in tropical rainforest is rich in nutrients. Statement 2. The high temperature and moisture of tropical rainforest causes dead organic matter in the soil to decompose quickly. देखो, इसके पहले हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर एक क्वेश्चन देखा था और वहां पे हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल रहती है वो पुअर इन न्यूट्रिएंट्स रहती है और हमने ट्रिक भी देखी है कि रिच की जगह पर क्या आएगा, पुअर न्यूट्रिएंट आएगा या फिर पुअर, अगर यहाँ पर पुअर न्यूट्रिएंट होगा तो समझना यहाँ पर ट्रैप है तो रिच, इस तरह से एग्जामिनर स्वैप करता है। ओके, ये ट्रैप तो हमें पता है। तो हम देखेंगे यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पुअर न्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं। तो यहाँ पर हेवी रेनफॉल होती है। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हेवी रेनफॉल होती है और ड्यू टू हेवी रेनफॉल यहाँ पर लीचिंग होती है और लीचिंग लीड्स टू स्लो रीजनरेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ओके, दैट्स व्हाई इस सॉइल में पुअर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। स्टेटमेंट वन गलत है। अभी देखो, इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या रहती है कि अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपको आंसर मिल जाता है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अभी स्टेटमेंट टू, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉजेस डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। यहाँ पर डिकम्पोजर कौन कौन से रहते हैं? बैक्टीरिया, फंगी वगैरह। ठीक है, फंगी, बैक्टीरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 65. Consider the following statement. Which of the above statement are correct? In a seismograph, P wave are recorded earlier than S wave. In P wave, individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas S wave in the particles vibrate up and down at right angle to the direction of wave propagation. देखो, P wave हमें पता है, P wave travels through solid, liquid and gas, एंड ये पैरेलली क्या करती है, मूव करती है। यहाँ पर क्या है, वाइब्रेटेड टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। और पी वेव आर रिकॉर्डेड अर्लियर, अभी देखो पी वेव सॉलिड से जा सकती है, लिक्विड से भी जा सकती है और गैस से भी जा सकती है, बट यस वेव ट्रेवल्स ओनली थ्रू सॉलिड एंड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब राइट एंगल से। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, with reference to coal based thermal power plant in India, consider the following statement. How many statement correct है? None of them is privately owned, none of them set up in the water stressed district, none of them uses sea water। देखो, इतना बड़ा इंडिया है, कितने सारे हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है, अगर एक भी सी वाटर यूज करता है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। अगर एक भी वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। और एक भी थर्मल पावर प्लांट प्राइवेटली ओन हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन। ठीक है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। अभी क्वेश्चन नंबर 64। देखो, इतने सारे थर्मल पावर प्लांट आप याद भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसी तरह के लॉजिक के साथ हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, इसके पहले भी हमने वो मशरूम वाले क्वेश्चन देखा था, सम मशरूम आर यूज फॉर मेडिसिन, सम मशरूम आर वगैरह, तो चार स्टेटमेंट थे। ठीक है, तो सम एक पॉजिटिव वर्ड रहता है, कैन, पॉसिबिलिटीज। ओके, ये नन, नेवर, ये नेगेटिव वर्ड्स रहते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 64, स्टेटमेंट वन क्या है? टेम्परेट the temperature contrast between the continent and ocean is greater during summer than winter। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, the specific heat of water is more than that of land surface, more than that of land surface। ठीक है, अभी ना पहले स्टेटमेंट वन को देखेंगे। टेम्परेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कंटिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर
इन विंटर। अभी पहले ये समझ लो, ड्यूरिंग विंटर क्या होता है। विंटर में जो लैंड होती है, लैंड क्या करती है, कूल डाउन फास्ट होती है। हम्म। अब जब लैंड कूल डाउन फास्ट हो रही है तो क्या होगा, इट एक्सटेंड लार्ज कंपेयर टू ओशन। ओके, लैंड क्या करेगी, कंपेरेटिवली ओशन से एक्सटेंड ज्यादा करेंगी। वियर एज समर में क्या होगा, लैंड हीटअप जल्दी होगी। ओके, जल्दी से लैंड हीटअप होना चालू हो जाएगी। तो उस जब लैंड हीटअप क्विकली होगी ना, तो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी, वो क्या होगा, लेस एक्सट्रीम होगा कंपेयर टू विंटर सीजन से। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर गलत है। यहाँ पर समर की जगह विंटर और विंटर की जगह समर चाहिए था, यहाँ पर एग्जामिनर ने स्वैप कर दिया है। ठीक है, अभी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है तो ऑटोमेटिकली सही होगा। बट ये स्पेसिफिक हीट क्या रहती है, एक बार देखेंगे। स्पेसिफिक हीट इज अ हीट विच needed to raise temperature of 1 gram of substance। ठीक है, अभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। ओके, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 67, वोल्बाचिया मेथड न्यूज में है, ये किसके लिए यूज किया जाते हैं। देखो, वोल्बाचिया मेथड यूज करते हैं कंट्रोल द वायरल डिसीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ऑप्शन ए इज द आंसर। इसके पहले हमने देखा था कि मॉस्किटोज कंट्रोल करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स यूज करते हैं, तो उसका आंसर था लेमन ग्रास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वोल्बाचियो मेथड में एक बैक्टीरिया का इंजेक्शन होता है जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो रहती है ना, फीमेल एडेस इजिप्टी मॉस्किटो, तो उसको दिया जाता है। सो द फर्टिलिटी रेट रिड्यूसेस। ओके, ब्रीडिंग रेट या फिर फर्टिलिटी रेट कम हो सके, मतलब वो ज्यादा पैदा मच्छर पैदा ना कर सके। ठीक है, तो उसे कहा जाता है वोल्बाचिया मेथड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज स्प्रेडिंग। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर often considered and discussed for carbon capture and sequestration। देखो, कार्बन कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन एक वाइडर लेवल का कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमें वाइड लेवल पे सोचना पड़ेगा। पहले समझते हैं कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है। तो इसमें होता है, इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। ओके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कैप्चर कर रही है, इको फ्रेंडली एक्टिविटीज है। स्प्रेडिंग फाइंड स्प्रेडिंग फाइंड ग्राउंड स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसॉल्ट रॉक ऑन फार्म लैंड एक्सटेंसिवली। ठीक है, बेसॉल्ट रॉक को क्या करते हैं, एक्सटेंसिवली स्प्रेड कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ज्यादा, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, बेसॉल्ट रॉक इंक्रीजिंग द अल्केलिनिटी ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम। देखो, हमें पता है एसिड बेस, बेस में पानी मिलाए तो अल्केलिनिटी अल्केलिनिटी बनती है। ओके, एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना है तो बेस प्लस वाटर इक्वल्स टू अल्केलिनिटी। ठीक है, ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम। लाइम से अगर देखो यहाँ पर एसिडिटी हुई रहती तो प्रॉब्लम हुआ रहता, पर यहाँ पे क्या करते हैं, लाइम ऐड कर रहे हैं, अल्केलिनिटी ये कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की पावर।
तो ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंस सबटेरियन माइन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सिक्योरली इन अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में ये सिक्योर कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल three are correct statement. Question number 71. Consider the following statement with reference to India. Which of the statement given above are correct? According to Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, the medium enterprises are those with investment in plant and machinery between 15 crore and 25 crore. ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अभी पहले देखेंगे हम एमएसएमई एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग से इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से, ओके, माइक्रो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ओके, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ओके, इन्वेस्टमेंट माइक्रो में होती है 1 करोड़, स्मॉल में होती है 10 करोड़, मीडियम में होती है 50 करोड़। ठीक है, अप टू 50 करोड़। फिर टर्नओवर माइक्रो में होता है 5 करोड़ का, स्मॉल में होता है 50 करोड़ का, एंड मीडियम में होता है 250 करोड़ अबव। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इतना डेटा ही हमें ज्यादा यूजफुल होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल बैंक्स लोन टू द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। अभी देखो, कॉमन सेंस से सोचो, ऑल बैंक होती किस लिए, लोन देने के लिए। लोन क्यों देते हैं? ओके, लोन का किन को दे रहे हैं? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर बैंक लोन देगी तो ये बिजनेस चलेगे, बिजनेस चलेगा तो डिमांड एंड सप्लाई वाला चेन होगा, क्योंकि जॉब मिलेगा, सब कुछ होगा, वगैरह वगैरह। तो क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है, 1 गलत है, तो आंसर बी इज द ओके करेक्ट। अभी हमें याद रखना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो रहती है ना, वो कौन करती है? ये पॉलिसी किन की है? ये पॉलिसी है आरबीआई की। ठीक है, अंडर दिस पॉलिसी ये क्या करते हैं, जिन एमएसपी, एमएसएमई को पैसों की आवश्यकता है, ओके, तो उन पैसों की आवश्यकता होने वाले एमएसएमई को ये क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, दैट इज द मेन गोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी 69। अभी देखो, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी रिपीटेड है। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, वहां पर जो वेल वाला क्वेश्चन था ना, ओके, एयर सैंपलिंग का, तो वही क्वेश्चन है। Aerial metagenomics based reflect to which one of the following situation? तो collection of data DNA samples from air in habitat at one go, A is the correct answer है। ओके, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, with reference to central bank digital currencies, consider the following state. It is possible to make payments in digital currency without using US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। अभी देखो, ये उस टाइम, अभी देखो, यूक्रेन 2023 का क्वेश्चन पेपर है ना, 2022 से लेके हमने देखा है कि यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चालू है। ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में ये स्विफ्ट ज्यादा न्यूज में था, और यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटीज बताए हैं उन्होंने, तो ये स्टेटमेंट सही है। अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूट विद अ कंडीशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कुछ कंडीशन है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 पहले देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बेटा रेफर्स टू, तो ये रेफर्स करते हैं स्टॉक मार्केट को।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट करता है उसको ये पता ही होगा। अभी यहाँ पर एक चीज याद रखना है, अगर बेटा बेटा ग्रेटर देन वन है, वन से ज्यादा ग्रेटर ग्रेटर देन वन है, तो हाई वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी मतलब क्या है? स्टॉक मोर रिस्पॉन्सिव टू मार्केट चेंज। बट जब बेटा लेस देन वन है तो लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होगा, लेस अफेक्ट बाय मार्केट मार्केट मूवमेंट मूवमेंट्स। ओके, तो याद रखना ये कंसेप्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 70, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए किसके लिए यूज किया जाता है? तो स्टडी द इवोल्यूशन रिलेशंस अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ fauna, stem cell to transform into diverse functional tissue, promoting clonal propagation of horizontal plant, accessing the efficacy of drugs by conducting series of drugs trial in the population। अभी देखो डीएनए, ओके, हम काफी बार कभी सुनते होंगे कि डीएनए चेक किया गया, तेरा डीएनए मेरा डीएनए सही है क्या नहीं। ओके, तो वो और डीएनए चेक भी रहता है ना, ये मेरा ही बच्चा है ऐसा कुछ, तो काफी डायलॉग आपने मूवी में सुने होंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये डीएनए इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज। ओके, और ये डीएनए हमें पता है इवोल्यूशन की ये रहता है, तो आंसर है ऑप्शन ए। और हमने स्टीम सेल ऑलरेडी डिस्कस किया था, स्टीम सेल में क्या रहता है? स्टेम सेल इसमें कैपेसिटी रहती है टू टोटिपोटेंसी। और टोटिपोटेंसी मतलब क्या? टू जनरेट, कैपेसिटी टू रीजनरेशन, रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन और ये डीएनए ये तो सिमिलर नहीं, मतलब कुछ लेना देना ही नहीं, तो ये गलत है। और क्लोनल प्रोपोगेशन क्या रहता है? देखो यहाँ पर हॉर्टिकल्चरल प्लांट का है। अभी सपोज ये एक मैंगो का पेड़ है, ओके, एक पर्टिकुलर वैरायटी का ये मैंगो है, ओके, या फिर समझ लेते हैं ये खट्टा मैंगो है, ओके, और इस मैंगो को एक दूसरा मैंगो है यहाँ पर, ये इसके जो आम है वो ज्यादा मीठे हैं, तो इसकी एक ब्रांच एकदम प्रॉपरली इसको तोड़ के यहाँ पर फिट करते हैं। ठीक है, इस तरह का रहता है ये, इस तरह से ये, या ये जो मीठा मैंगो है ना, इसको इस तरह से इसकी ब्रांच इस तरह से तोड़ेंगे, फिर यहाँ पे इसी तरह का ये मेजरमेंट लेके इस ब्रांच को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और इसको हनी हनी से हनी वगैरह लगा के वो एकदम पैक करके उसको सपोर्ट देने के बाद ऐसे अटैच करेंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ पर इस ब्रांच को मीठे आम लगेंगे। ओके, तो इसे कहते हैं कोलोनल प्रोपोगेशन। ओके, तो याद रखना, मे बी नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकते हैं हमें। अभी क्वेश्चन नंबर 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय, देखो एक तो ओरिजिनली वाला ट्रैप आया और बाय वाला भी ट्रैप आया। ठीक है, तो ये गलत है, ये नाबार्ड, ये BARD कब हुआ था? 1986 में। नाबार्ड कब स्टेब्लिश हुई थी? 1982 में। In an SHG self-help group, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes। अभी ना ये लगेगा ये गलत है, ये क्या बता रहे हैं, बट ये सही है। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मीनिंग ये होता है कि सभी मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं लोन की, कि वो ये करेंगे, पे बैक करेंगे। ये स्टेटमेंट सही है। रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट्स, अभी देखो यहाँ पे सादा स्टेटमेंट दिया है कि सपोर्ट कर रहे हैं एसएचजी को, सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ और ऐसा फैंसी स्टेटमेंट बनाया नहीं कि एडवाइज मतलब बाइंडिंग एडवाइज कर रहे हैं या फिर करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर आएगा ओनली टू। ठीक है, अभी ना थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप
एंड जो ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट है ना, तो ये कंसेप्ट लाया था एक नोबेल प्राइज विनर, या फिर नोबेल लोरियट भी कह सकते हैं, मोहम्मद यूनुस नाम का एक एनिम ये प्राणी है ना, ये प्राणी अभी बांग्लादेश का केयर टेकिंग समथिंग जो भी कुछ कहना है वो कह सकते हो। तो इस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, ये मोहम्मद यूनुस नाम के प्राणी ने इंट्रोड्यूस किया था ये एसएचजी और ग्राम बैंक के कंसेप्ट। और फिलहाल इसी इसी इसके वजह से ही इंडिया फेसेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। ओके, रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर। और जो इंडिया में काफी डिस्टरबेंस भी चल रहा हुआ ना, वायलेंस भी हुआ, उसमें भी ये बांग्लादेशियों का ही काफी हाथ है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जाता है। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 76, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वन, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्टेड मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। ठीक है, India needs to extract more than a quarter of the world's groundwater each year to drink water and satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 80% of world's population living in the territory। अभी देखो, हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन में एटलीस्ट वन स्टेटमेंट तो सही होता है। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर। ओके, मतलब इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर, ये तो स्टेटमेंट सही है। ओके, यहाँ पर भी वही रिपीटेड है। अभी देखो, ये जो वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये ड्रिंकिंग पर्पज के लिए नहीं रहता, ये एग्रीकल्चरल पर्पज या फिर इरिगेशन के लिए लगता है। और ऑलमोस्ट 80% नहीं रहता, ये 80% नहीं है, सॉरी 18% नहीं है, 80% है। देखो एग्जामिनर ने ट्रैप भी किस तरह का खेला है। ओके, तो स्टेटमेंट टू गलत है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन नंबर 75, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Statement 1, India's public sector health care system largely focus on curative care, largely focus on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care। अभी ये तो हम सबको पता है। ओके, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, हमें पता है अभी हम इंडिया के जो हेल्थ केयर कैसा है वो पता है हमें। स्टेटमेंट टू, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच to health care delivery, the state are primarily responsible for organizing health service। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है क्या गलत है? तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी देखो, सेवन शेड्यूल में जो तीन लिस्ट रहते हैं, यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट। ठीक है, इसमें स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो इसमें आता है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल, फिर उसके बाद आता है पब्लिक ऑर्डर, उसके बाद आता है पुलिस। ठीक है, अभी इसको याद रखना, पुलिस पे इस पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है बेडिंग एंड गैमलिंग। ओके, तो इसका स्टेटमेंट क्या, आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का रीजन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कितने स्टेटमेंट सही है? According to the Constitution of India, central government has a duty to protect state from internal disturb। ये स्टेटमेंट सही है। ओके, इंडिया, और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 355 में। Constitution of India exempt the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention। अभी देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट काफी मतलब, देखो, Constitution of India exempt the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention। तो ये स्टेटमेंट गलत होता है अंडर द आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अलाउ करा है। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 में उन्होंने अलाउ कर दिया है। बट अगर आप आर्टिकल 22
सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में पढ़ोगे तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया है फॉर टू केसेस, एक तो क्लॉज एंड सेकंड इज एनिमी अलायंस। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002, कन्फेशन ऑफ द अक्यूज बिलीव द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस। तो ये स्टेटमेंट ना कैन नॉट नहीं है, कैन। बट 2025 के लिए हमें क्या याद रखना है, क्योंकि ये जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में एक्चुअली पावर दी थी, अगर आपने पुलिस के सामने कोई कन्फेशन दिया है तो वो भी ग्रहित दिया मतलब ग्रहित धरते थे वो, बट वो रिपील कर दिया था इन 2004 में, क्योंकि इसका काफी मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन रही थी इसके कारण। ठीक है, तो 2025 में ये स्टेटमेंट अगर आया तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ओके, कन्फे मतलब ये कन्फेस ऑफ द accused before the police cannot be used as evidence। ओके, बट तो एक्चुअली हाँ बराबर है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, ये ये जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, बट ऑफिशियल आंसर की में सिर्फ वन इज द करेक्ट है, तो आंसर वन हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा स्टेटमेंट में थोड़ा डाउटफुल था तो वो हमने डिस्कस कर लिया, और ये भी क्या है 2004 में ये रिपील कर दिया है। अगर 2025 में याद इस तरह का मतलब एक्चुअली 2025 में इस तरह का सेंटेंस नहीं बनाएंगे वो, नहीं बना भी सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 78, which one of the following council has been suffering from decade of civil strife and food shortage and was news in a race war? तो ये फर्माइन कहाँ पे आया था? तो ये आया था सोमालिया में। ठीक है, तो ये कंट्रीज इन न्यूज जो रहते हैं वो वाले हमें याद रखने। अभी क्वेश्चन नंबर 80, अभी क्वेश्चन नंबर 80 में उन्होंने पूछा है हमें, सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, हमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन इलेक्शन कॉलेज में कौन कौन होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, के फिर स्टेट, दिल्ली एंड पुदुचेरी, यहाँ के ऑल एमपी एमएलए जो कि इलेक्ट होके आए हैं वो ही आ सकते हैं सिर्फ। ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली आती है क्या? तो स्टेटमेंट वन, द मेंबर नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस। अभी देखो, अभी हमने डिस्कस किया डायरेक्ट जो इलेक्ट होके आते हैं वही आते हैं, नॉमिनेट वाले आते नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। हायर को लोअर है यहाँ पे। ठीक है, एग्जामिनर ने हायर की जगह लोअर की जगह हायर का ट्रैप सेट कर दिया है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरला। ग्रेटर देन नहीं, ये लेस देन है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली मध्य प्रदेश में है 131, केरला 151। स्टेटमेंट फोर, value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of the Arunachal Pradesh because the ratio of the total population to total number of electoral seat is Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, इवन दो हम ट्रिक से दो तीन स्टेटमेंट मतलब इलिमिनेट कर सकते हैं, बट ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना वो काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये है। ठीक है, टफ मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। In India, the Biodiversity Management Committee are key to the realization of the objective of Nagoya Protocol. Biodiversity Management Committee
तो ये स्टेटमेंट सही है। ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी जो है वो आती है अंडर, मेंशन की हुई है अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। नागोया प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है या नहीं है? तो ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, बाइंडिंग है, याद रखना। ये कुछ थोड़े से एक्सेप्शनल वाले केस है, नागोया, कार्ट्रिया। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग रहता है, बट नागोया इज अ लीगली बाइंडिंग। और इंडिया इसका मेंबर है। यस, इंडिया इज द मेंबर ऑफ नागोया प्रोटोकॉल। The बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी हैज इंपॉर्टेंट फंक्शन। अभी देखो यहाँ पर फंक्शन बताया इन्होंने, और हमें पता है फंक्शन, एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ये बराबर होते हैं। डिटरमाइन द एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयर इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स जुरिडिक्शन। अभी देखो स्टेटमेंट भी उन्होंने ऐसा बनाया कि कलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं विद इन इट्स जुरिडिक्शन। ओके, पूरे ओवरऑल टेरिटरी नहीं बोला उन्होंने, उनकी जो हद है, ओके, सरहद है, उनको जो एरिया दिया हुआ है उसके अंदर ही जुरिडिक्शन, उनके जुरिडिक्शन के अंदर ही कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही हुए, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, तीन नाम दिए हुए हैं यहाँ पर विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री: अलेक्जेंडर रिए, एएच लॉन्गरस्ट, रॉबर्ट श्वेल, जेम्स बुरेस एंड वॉल्टर इलोट वे आर एसोसिएटेड विथ। तो ये सारे एसोसिएटेड करते हैं आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो अलेक्जेंडर रिवियर है ना, तो ये सीडीएस में पूछा था कि अलेक्जेंडर रियर ने कौन सा बुक लिखा है शायद। तो नहीं, अलेक्जेंडर रियर का नहीं था, वो रॉबर्ट स्वेल का है। ओके, रॉबर्ट स्वेल। तो रॉबर्ट स्वेल ने एक बुक लिखा है, फोगॉटन एम्पायर। ठीक है, एक्चुअली तो ये रॉबर्ट स्वेल ने कौन सा बुक लिखा है? फोगॉटन एम्पायर। ये क्वेश्चन पूछा था, रॉबर्ट स्वेल रोट विच बुक, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन आया था सीडीएस में, मेरे को एक्चुअली पूरा याद नहीं आ रहा। और ये जो वॉल्टर इलिटर है ना, इलिट, इलॉइट, तो ये एसोसिएटेड है विजयनगर से। ओके, विजयनगर से, एम्पायर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। कंसिडर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन: 7 अगस्त इज डिक्लेयर एज नेशनल हैंडलूम डे। सही स्टेटमेंट है। इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डेट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, और आंसर ए इज द करेक्ट है। ओके, स्वदेशी मूवमेंट पे ऑलरेडी काफी बार क्वेश्चन हमने देखे हैं। लाल बाल पाल वॉज द लीडर्स, मेन लीडर फॉर स्वदेशी मूवमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, साइट दिया है और वेल नोन फॉर। तो बेस नागर शैवी जो बेस नागर है ना, वो शैवाइट केव स्टाइन नहीं है, वैष्णवाइट्स केव स्टाइन है। ओके, और बेस नगर अल्सो नोन एज विदिशा, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अभी एक चीज याद रखना, जो ग्रीक एम्बेसिडर है हेलियोडोरास, इसने यहाँ पर एक पिलर बनवाया था इन द नेम ऑफ लॉर्ड वासुदेवा। ठीक है, भाजा, भाजा इज इन पूना महाराष्ट्र, इट्स बुद्धिस्ट केव श्राइन। देन सीता, मतलब सेकंड सही है। सीताबनावल, सीतानावसल, ये तमिलनाडु के पुडुकोट्टी, पुडुकोट्टाई, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट में है, और जैन केव्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आंसर आएगा बी, टू ओनली। अभी 84, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002।
अभी उस टाइम ना ये काफी न्यूज में था, ठीक है, हर घर तिरंगा वो वाला, वो ना काफी न्यूज में था 2002 दो सॉरी 2022 से। तो वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज, तो यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड साइज मेंशन नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। रेशियो ऑफ लेंथ टू द हाइट विड्थ ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी। ओके, इसमें कोई अभी इतना वैल्यू एडिशन है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 85, अभी सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। Constitutional Day is celebrated on the 26th November every year to promote constitutional values among citizens। ये स्टेटमेंट सही है, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेट 26 नवंबर को है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। 26 November 1949, the Constitution Assembly of India set up drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar। अभी देखो, 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था भाई, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, तो आंसर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुई थी, क्या किसने आइडिया बनाई थी। ओके, मे बी क्वेश्चन आज अभी तक इस तरह का क्वेश्चन तो पूछा नहीं है। तो एम एन रॉय जो थे, इन्होंने 1934 में आइडिया प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, किस लिए, टू फॉर फॉर फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये तो हो गया 1934 का। बट बाद में जाके जब 6 दिसंबर आया 1986, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। ओके, ऐसा डिसाइड किया उन्होंने। बाद में फिर 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी, उसके जो अभी प्रेसिडेंट तो लगेगा ना कोई तो हेड करने के लिए लगेगा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इन्हें प्रोविजनल, मतलब कुछ कार्यकाल के लिए प्रोविजनल प्रेसिडेंट बना दिया 9 दिसंबर को। फिर आया 11 दिसंबर 1946, तो यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स के इलेक्शन हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट हम बनाएंगे, किसने, प्रेसिडेंट किन्हें बनाएंगे, अ, राजेंद्र प्रसाद जी इनको। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, 13 दिसंबर को 1946 में, टाइम पीरियड से बता रहा हूँ आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उसके बाद है 13 के बाद, ये रिजोल्यूशन उन्होंने इंट्रोड्यूस तो किया, बट बाकी लोगों ने माना या नहीं इसको माना। तो ये, एक मिनट याद, ठीक है, फिर 13 दिसंबर 1946 में ये ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन पास हुआ। 1947 में ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, सॉरी, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। और 1947 में मुझे मंथ याद नहीं आ रहा, बट तब ये क्या किया, पास कर दिया था। ओके, उसके बाद याद रखना, 40 14 अगस्त 1947 में प्रपोज किया था टू क्रिएट कमिटी। ओके, कमिटीज बनाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग कमिटीज बनाएंगे, ये डिसाइड किया। फिर 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई। ओके, काफी कमिटीज बनाई थी वहां पर, बट 29 को ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई। और वो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ओके, फिर हुआ उसके बाद 4 नवंबर 1947 में ड्राफ्टिंग कमिटी ने 1947, 4 नवंबर 1949 में ये ड्राफ्टिंग कमिटी ने क्या किया,
जो भी उन्होंने बनाया था वो सबमिट कर दिया। और 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एडॉप्ट कर दिया था। ओके, फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद अभी कहाँ तक थे, 26 नवंबर 2000 1949। फिर 26 जनवरी को हमने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इफेक्ट में ला दिया। ठीक है, अभी एक और याद रखना, 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, 26 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में लाया, बट 24 को क्या किया था, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड एक चीज मैं भूल गया, 22 जुलाई 1947 में, ये 47 वाली एक चीज भूल रहा था मैं, तो वहाँ तब हमने नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया। ओके, ठीक है, ये जो जनवरी 1947 में हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। ओके, जो इंट्रोड्यूस किया था 13 दिसंबर 1946 में। तो इतना ही, अभी बाकी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। वहाँ पे गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में, रिसेंटली द यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल। भाई सही बात है, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन क्लेम दैट through this they are trying to bring technological process and physical productivity under their control। ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो ये है उस टाइम 2022 में काफी न्यूज में था, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अभी तो ट्रेड वॉर चल रहा है, अभी तो देखते हैं किस तरह का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बनेगी अभी। क्वेश्चन नंबर 88, इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% of global export goods। Many local companies and some foreign companies operated in India has taken advantages of India's Productive Link Initiative Scheme। प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम काफी न्यूज में थी 2021 से लेकर 22-23 में। ओके, 22 में काफी न्यूज में थी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो नो डाउट सही है। हमें पता है ये डेटा ट्रैप तो होता ही है, यहाँ पर 1.8 है ना कि 3.2, तो ये गलत है और आंसर आएगा डी। ओके, वन करेक्ट, इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट। अभी स्विट्जरलैंड का क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वन ऑफ द तो सही है। सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, भाई स्विट्जरलैंड को देख कितना है वो, उसका गोल्ड रिजर्व कितना होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है यूएसए के पास, और दूसरा है जर्मनी के पास। ठीक है, लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व रिजर्व कहाँ पे है। ओके, तो सबसे ज्यादा एक्चुअली ये लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व से जो सबसे ज्यादा गोल्ड जो माइन में मिलता है ना, तो वो सबसे ज्यादा मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा है रशिया में। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन is a treaty that limit the level of budgetary deficit of the countries of European Union। ठीक है, make the countries of the European Union to share their infrastructure facilities। okay, share their infrastructure facilities। okay, enable the share ना देखो, okay, make the countries of the European Union to share their infrastructure facilities। तो कुछ वेग नहीं लग रहा क्या आपको, ये गलत है। इनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी। भाई ये शेयर करेंगे नहीं, ये स्टेटमेंट वन इज करेक्ट आंसर। ओके, ये स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, देखो स्टेबिलिटी लाना है मतलब कुछ तो लिमिट कर रहे हैं, लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डिफिसिट। ओके, तो स्टेबिलिटी आएगी। तो एंड ग्रोथ पैक्ट द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन, स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 91, होम गार्ड। अभी देखो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। होम गार्ड आर रेज अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, ये
स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। रोल ऑफ होम गार्ड इज सर्व एज ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। पुलिस पुलिस सब्जेक्ट आता है स्टेट के पास, हमने ऑलरेडी अभी स्टेट लिस्ट में देखा है। हेल्थ, ओके, सैनिटेशन, फिर बेटिंग, गैमलिंग, ये सब स्टेट लिस्ट में आता है। तो पुलिस भी यहाँ पे आते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, कोस्टल एरिया, द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स battalion हैज बीन रेज्ड इन सम स्टेट। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कई यहाँ के जो है वो कोस्टल एरिया में है, बाकी जो यहाँ पर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट थ्री इज द करेक्ट है, दो सही है और बी इज द करेक्ट आंसर। 92, एक्शन एंड द एक्ट अंडर विच इट कवर अनऑथोराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में आता है। ठीक है, देखेंगे। नोइंगली, नोइंगली देखो, नोइंगली मिसलीड और अदरवाइज इंटरफियर विद द पुलिस ऑफिस और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन द ड्यूटीज। अभी देखो, अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये नोइंगली मिसलीड कर रहे हैं ना। देखो, अगर ये बंदा है और ये क्या कर रहा है, इसको कोई ये आर्मी में नहीं है ना पुलिस में है, बट इसने पुलिस की या फिर आर्मी वालों की यूनिफॉर्म पहनी, तो ये नोइंगली क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है लोगों को। मतलब देखो, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक साथ में होंगे, एक तो इस एक्ट में होंगे या फिर इस एक्ट में होंगे, मतलब दोनों में से एक स्टेटमेंट तो सही है। ओके, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, ये अनऑथोराइज वेयरिंग ये वाले को इससे। अभी थर्ड देखेंगे, सेलिब्रेटरी गन फायर, अभी विथ which can endanger the personal safety of the other। ठीक है, celebratory gunfire which can endanger the personal safety of other, ये आता है आर्ट द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो ये स्टेटमेंट सही है। एंड ये जो ऊपर वाला है ना, तो ये दोनों भी आते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर। ओके, तो ये सेकंड वाला गलत पेयर है, तो आंसर आएगा ओनली टू इज द आंसर बी। अभी क्वेश्चन नंबर 90, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। Recently, all the countries of the United Nations has adopted the first ever compact for international migration, the Global Compact for Safe, Orderly and Regulatory Migration (CGM). All the countries, अभी देखो ये all वाला ट्रैप है, यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, objectives and committees stated in the GCM, okay, Global Compact for safety, orderly and regulatory migration are binding on UN members country। देखो, बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, ये वॉलेंटरी है, तो ये भी गलत है। ओके, ट्रैप वही सेट किया इन्होंने। जीसीएम एड्रेस इंटरनल, देखो इंटरनल माइग्रेशन, इनको इंटरनल माइग्रेशन का नहीं है बाबा, ये गलत है, इंटरनेशनल माइग्रेशन पे काम करती है। तो आंसर क्या आया, तीनों भी स्टेटमेंट गलत है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 93, रीजन और न्यूज में क्यों थे, नॉर्थ क्यू एंड इटूरी। तो ये जो रीजन है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो के। नागो नागो नागार्नो एंड कारोबाख जो रीजन है ना, वो वॉर बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में। ये भी गलत है, ये भी गलत है। खारसन एंड जफर जजिया, अभी जफर जजिया इतना न्यूज में था 2022 में, यहाँ की जो न्यूक्लियर प्लांट है ना, वहां पे कुछ तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ तो हुआ था, ये तो काफी न्यूज में था। तो ये कहाँ पे है, तो ये यूक्रेन में है। ठीक है, यूक्रेन में है दोनों भी। तो आंसर आया, ये तीनों भी गलत है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द स्पोर्ट्स पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो ये स्टेटमेंट सही है।
अर्जुना अवार्ड किसके लिए मिलता है? फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। नहीं, ये एक्चुअली 4 साल के लिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए अर्जुना अवार्ड मिलता है, तो ये गलत है। द्रोणाचार्य अवार्ड ये सक्सेसफुली ट्रेन, या देखो कोच, ऑनर इमिनेंट कोच हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन स्पोर्ट्स पर्सन और टीम। ये स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय खेल अ, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, तो ये गलत है। ये जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये जो देखो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जिन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है, डेवलपमेंट करने में मदद की है, तो उन्हें मिलता है ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अवार्ड। तो दो सही है, दो गलत है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। Sorry, consider the following statement in respect of 44 chess Olympiad 22। ये चेन्नई में हुआ था, इंडिया में फर्स्ट टाइम। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसका मैस्कॉट क्या था? थेम्बी, ये भी सही है। और ये जो ट्रॉफीज ऑफ विनिंग टीम्स इन द ओपन सेक्शन इज द, तो ये यहाँ पर स्वैप कर दिया है एग्जामिनर ने। इन विनिंग टीम इन द ओपन सेशन है हैमिल्टन रूजल कप, और जो ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम वीमेंस सेक्शन है वो है वेरा मेंचिक कप। ठीक है, तो ये याद रख लेना, मे बी नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 94। Israel has established a diplomatic relation with some Arabic state, अरब स्टेट, तो ये स्टेटमेंट सही है। अरब पीस इनिशिएटिव meditated by Saudi Arabia was signed by Israel and अरब लीग। भाई अरब लीग में आते हैं लगभग 22 कंट्रीज, ठीक है। और अगर ये साइन हुआ रहता तो इतना कुछ हुआ ही नहीं रहता ना, इतना जो इसराइल, ईरान, इराक वो चल रहा है ना, ये कुछ होता ही नहीं। ये स्टेटमेंट तो गलत है। आंसर आएगा ए फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी हम इसे एनालिसिस करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे काफी, क्योंकि इसराइल वाला ना ये काफी न्यूज में रहता है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले कौन सी कंट्री थी जिसने पीस ट्रीटी साइन करी थी? अरब कंट्रियों में कौन सी पहली कंट्री है जिसने पीस ट्रीटी साइन की थी इसराइल के साथ? तो वो है इजिप्ट। कब की थी? 1979। उसको क्या कहते हैं? कैंप डेविड एकॉर्ड, 1979। ओके, ये हो गया। उसके बाद इसराइल और जॉर्डन ने भी पीस ट्रीटी साइन की थी 1994 में। अब आएगा 2020, वहां पे हुआ था अब्राहम अकॉर्ड। और अब्राहम अकॉर्ड में सबसे मतलब किसने मेन भूमिका प्ले की थी? तो वो थे डोनाल्ड ट्रंप। ओके, उस टाइम मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उस टाइम प्रेसिडेंट थे, अभी भी प्रेसिडेंट है, मतलब अभी फिर से बन गए, बीच में नहीं थे वो प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब्राहम अकॉर्ड में इसराइल यूएई के साथ रिलेशन सुधारता है, बहरीन के साथ और मोरक्को के साथ। ओके, और ये जो अरब पीस इनिशिएटिव मेडिटेड बाय द सऊदी अरेबिया वाज साइन बाय इजराइल एंड पैलेस्टाइन है, मेडिटेट किया था सऊदी अरेबिया ने। ओके, और बैकग्राउंड में कौन थे? यूएसए था। अभी याद रखना है हमें अरब लीग के बारे में थोड़ा सा। तो ये अरब लीग है ना, हमें 22 के 22 मेंबर कोई लेना देना नहीं है, याद रखना नहीं है। एक तो फॉर्म हुई थी ये कायरो इजिप्ट में 1945 में, अंडर द अलेक्जेंड्रा प्रोटोकॉल 1944। याद हमें यही रखना है यहाँ पे। सीरिया जो थी, इसे सस्पेंड किया था सीरिया को 2011 में, बट री ज्वाइन हुई है, सीरिया हुआ 2023 में। ओके, और एक चीज, पाकिस्तान
टर्की और ईरान, ये तीनों इसके मेंबर नहीं है। ओके, पाकिस्तान, टर्की, ईरान इज आर नॉट मेंबर ऑफ अरब लीग। पाकिस्तान, टर्की, ईरान इज नॉट मेंबर ऑफ किसके मेंबर नहीं है? अरब लीग के। ये याद रखना बाबा। ओके ओके, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आया, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कंट्रीज कौन से इसमें लोकेटेड है। तो डोनबास हमें पता है, डोनबास रीजन यूक्रेन में है। काचिन रीजन है म्यांमार में। तिग्रे है इथियोपिया में। तो तीनों भी गलत है, आंसर क्या आएगा? नन, बी डी। कंसिडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज, हमें पता है 8 हेवी इंडस्ट्रीज है। ओके, वो याद भी रखा था हमने किस एक ट्रिक से। ग्रीन हाइड्रोजन इज expected to play a significant role in decarbonizing how many of the above industries। वाइडर लेवल पे सोचो, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज। भाई, हमें जो क्लाइमेट को न्यूट्रलाइज करना है, कार्बन न्यूट्रल करना है, हम सभी प्लांट में ट्राई करेंगे ना। कॉमन सेंस है। तो तीनों भी स्टेटमेंट सही है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल थ्री। ठीक है, यहाँ पर है इन द, ठीक है पहले, ठीक है 98 वाला देखेंगे पहले। चार, गोयना और माली एंड सूडान, यहाँ पर कुछ तो हुआ रहे, और तीनों चारों में भी एक चीज कॉमन हुई है। और ये चारों जो चार, गुयाना, माली, सूडान, यहाँ पर सक्सेसफुली क्या हुआ है? कू हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे। जो वर्ड एक्स साउथ वर्ड एक्सपांशन ऑफ सहारा डेजर्ट, तो इसे कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा। ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। चाइनाज मिलिट्री बेसिस, इसके पहले हमने अमेरिकन मिलिट्री बेसिस वाला क्वेश्चन देखा था कि मॉरिशियस और यूके के बीच में क्या चल रहा है, वो दियोगो गार्सिया वाला भी देखा। चाइना के मिलिट्री बेसिस, एक चाइना की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चल रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अंडर दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसने क्या किया है बताया क्या? जो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रही है, ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान का है वहां पे बेस बनाया। फिर हम्बनटोटा श्रीलंका, चिटागोंग पोर्ट बांग्ला, एंड जिबोती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ओके, तो ये चारों याद रखना। अभी क्वेश्चन नंबर 100। G20 was originally established as a platform for the, देखो ओरिजिनली प्लेटफॉर्म है फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंस इशू। देखो कोई भी ग्रुप बड़ा बनना है इससे पहले ये छोटे लेवल पे मीटिंग चलती है, बाद में वो स्लोली स्लोली बड़े इसमें जाती है। ये इंटरनेशनल रिलेशन में हमें पता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द, अभी इतने सारे इसमें एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हम और ऑलरेडी डिजिटल इतना तो न्यूज में चलता ही रहता है। ओके, डिजिटलाइज करने के लिए इतने स्टेप्स तो लेते ही रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा क्या? तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर है ऑप्शन नंबर कितना, सी। ओके, 1 एंड 2। ओके दोस्तों, अगर कोई आपको कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय।